जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर समय रहते इस के बारे में अगर जागरूकता नहीं हुई और एक प्रतिबंध नहीं लगा, समय रहते लोग जागरूक नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए, उस लेवल तक सरकार ने और सामुदायिक प्रयास नहीं हुए, तो ये चीज़ें जो हैं पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है AMR, उसको शार्ट में कहते हैं, और फुल फॉर्म है उसका एंटी माइक्रो बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ठीक, तो AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। गैर रोगाणुरोधी प्रतिरोध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्री में या मेंस में आप ये क्वेश्चन बनेगा। साइंस एंड टेक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये चर्चा में क्यों है? देखिए, ये चर्चा में हमेशा बना रहेगा क्योंकि या तो इस नाम से बना रहेगा या अधिकतर आप टीबी के रूप में, ट्यूबरक्यूलोसिस में हमेशा न्यूज में सुनेंगे MDR टीबी। MDR टीबी का क्या मतलब है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग रेजिस्टेंस कहते किसे हैं? कोई भी बीमारी अगर ड्रग रेजिस्टेंस के दायरे में आ जा रही है या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब, माइक्रोबियल का मतलब यहां पर ध्यान में रखिएगा दो चीजें, एक तो फंगस से है और दूसरा है बैक्टीरिया। कहने का ये मतलब है कुछ ऐसी बीमारी जो फंगस और बैक्टीरिया के कारण तो हो रही है, लेकिन उस पर एंटीबायोटिक जिसके लिए दवा बनी है, इन दोनों के लिए, वो इस पर असर ही नहीं कर रही है। मतलब उस दवा के प्रति, उस बीमारी का या उस जो है बीमारी से जो बीमारी को जनित करने वाले जो बैक्टीरिया और फंगाई हैं, फंगस, वो क्या है, उसका प्रतिरोध उन पर डेवलप हो गया है। अब अगर कोई चीज किसी के प्रति प्रतिरोध डेवलप हो रहा है, देखिए प्रतिरोध डेवलप होना कोई बेकार बात नहीं है। अगर आपने नाम सुना होगा कि कैक्टस, नागफनी का पौधा, वो कहाँ हो रहा है? रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि वो सूखा के प्रति क्या है उसका प्रतिरोध, उसको जल की कम आवश्यकता होती है, वो तने में ही इतना जल अवशोषित किए रहते हैं, उनके स्पंज की तरह तने फूले रहते हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं, ये क्या है? उनका नेचुरल प्रतिरोध है पानी के प्रति, उनको कम पानी की जरूरत पड़े। कुछ आप लोग जो श्री अन्न जिसे कहते हैं, मिलेट्स, मोटे अनाज, वो सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, मतलब उनको पानी की कम आवश्यकता होगी अगर उनका उत्पादन किया जाए तो सूखे का ज़्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा उत्पादकता पर। लेकिन वहीं गेहूं चावल ले लीजिए, अगर सूखा पड़ गया तो इनकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, और इतनी तेजी से डाउन होगी कि खाद्यान्न संकट पड़ जाएगा। ठीक, तो प्रतिरोध डेवलप होना खराब बात नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि प्रतिरोध दो तरीके से डेवलप होता है। एक तो है नेचुरल, उस नेचुरल प्रतिरोध को जो डेवलप होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, एक तो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होता जा रहा है, और लास्ट में ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने एटमॉस्फेयर के प्रति अपने को समायोजित कर लिया। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के द्वारा। ये नेचुरल होता है और एक बार में नहीं आता, ये कंटिन्यूअस कई पीढ़ियों के बाद आता है। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य पहले 4 पैर पर चलता था, फिर धीरे धीरे 2 पैर पर चलना शुरू किया। ठीक, पूंछ जो है क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो ठीक ये है। तो वैसे ही यहां पर है कि अगर रेजिस्टेंस नेचुरल हो रहा है म्यूटेशन के द्वारा, तब तो ठीक है, लेकिन अगर जीन ट्रांसफर के द्वारा हो रहा है, जेनेटिक,
आपने बीटी फसलें सुनी होंगी, जेनेटिक फसलें, ठीक। बीटी कॉटन सुना होगा, बीटी ब्रिंजाल सुना होगा, MDH11 सुना होगा, सरसों की फसल। ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं। इनमें क्या होता है कि जीन्स एंटर कराए जाते हैं, बाहरी जीन्स एंटर कराए जाते हैं, और फिर उनके प्रति उनको क्या होता है, एक विशेष क्वालिटी के प्रति उनको क्या किया जाता है, प्रतिरोधकता दी जाती है। तो ये जानबूझकर है। अब दिक्कत ये है कि यहां पर जेनेटिक नहीं है, यहां पर नेचुरल है, लेकिन वो नेचुरल क्या है? वो वाला नेचुरल नहीं है जो एक सामान्य तरीके से है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज करके उसको प्रतिरोध के प्रति डेवलप कर दे रहे हैं। सरल भाषा में आपको एक चीज प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि अगर आप बिना डॉक्टर की परामर्श के, जैसे होता है ना कि उनके बुखार आया, उन्होंने ये पीला कलर का टैबलेट ले आए, खा लिए, तो लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं, गांव घर में जहाँ पर शिक्षा और जागरूकता का स्तर कम है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वही पीली वाली टैबलेट दे दो जो उनको दिए थे बुखार के लिए, वो पीली टैबलेट लेकर के चले आए। अब अगली बार जब उनको बुखार आएगा, हो सकता है कि उस पीली टैबलेट से उनको क्या हो, रिलीफ मिल गया हो, लेकिन अगली बार जब बुखार आएगा ना, तो पीली टैबलेट उनको काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पीली टैबलेट किसके प्रति दी गई थी? ना कोई टेस्ट किया गया था, ना कोई स्टडी की गई थी, ना उनके लक्षण जाने गए थे। बस ये हुआ कि उनको बुखार आया था पड़ोस में, उन्होंने पीली टैबलेट की दवा ले आए, और आप भी जा करके वही वाली दवा लेते आओ और बता देना कि बुखार आ गया है। डॉक्टर से भी नहीं पूछना है, मेडिकल स्टोर वाले से कह देना है कि वही वाली टैबलेट दे दो, उनको भी बुखार है, बस वो लेकर के चले आए और खा लिए। अब अगली बार क्या है कि वो दवा काम नहीं करेगी बुखार में, उससे या तो हायर क्वालिटी की दवा काम करेगी, या उससे हायर डोज की दवा काम करेगी। मतलब mg जो है दवा की बढ़ जाएगी। अगर 10 mg पहले लिया गया था, तो 50 mg या 100 mg की दवा आगे असर करेगी। तो ये क्या है कि बॉडी ने उसके प्रति क्या है, अनुकूलता बना लिया, एडॉप्ट कर लिया उस चेंज को, तो वो दवा फायदा नहीं करेगी। तो अगर ऐसी बीमारी, या जब उस बीमारी में जो फंगस या बैक्टीरिया के कारण हुई है, दवा काम करना बंद कर दे, एंटीबायोटिक दवा काम करना बंद कर दे, जबकि एंटीबायोटिक दवा उसी बीमारी के लिए बनाई गई थी, तो हम ऐसे क्वालिटी को, ऐसे फीचर को क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो बैक्टीरिया उस दवा के प्रति क्या होते हैं, सहिष्णु होते हैं, दवा के प्रति उनको प्रतिरोध होता है, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं सुपर बग। तो सुपर बग आपने हाल फिलहाल न्यूज में इनको सुनेंगे, खास करके यमुना के पानी में बार बार जो है एनजीटी के द्वारा या साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये कहा जाता है कि यमुना के पानी में कई सारे सुपरबग पाए गए। सुपरबग का मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक दवा का असर ना हो, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सुपरबग। तो ये वर्ड की डिफिनीशन लिख लीजिए। सुपरबग पहली बात तो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस नहीं होते। ऐसे बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं, जैव प्रतिरोधी दवाएं असरदार ना हो, काम ना करें, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सुपरबग। ठीक। न्यूज में क्यों था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या MDR TB हमेशा न्यूज में रहेगा? ये न्यूज में क्यों था? अभी फिलहाल एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसको बोलते हैं NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल के लिए एक नेशनल सेंटर की तरह ये संस्था काम करती है। पहली बात तो और क्या काम करती है जान लीजिए।
ये संस्था, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है कि इसमें इनका क्या योगदान है। ये इस वजह से भी है क्योंकि अधिकतर जो है हर एक स्टेट में अभी ये है कि हर एक स्टेट में एनसीडीसी का सेंटर खोला जाए, ताकि क्या है, जैसे कोविड महामारी के दौरान सैंपल कलेक्ट करने में बहुत देर लग गई थी और सैंपल कलेक्ट करके वापस रिसर्च सेंटर तक आने में और उसके बाद उसका टेस्टिंग करने में काफ़ी देर हो गई थी। तो एनसीडीसी के सेंटर अगर हर एक स्टेट में, पहले हर एक स्टेट में होंगे, फिर हर एक ज़िले में खोले जाएंगे, ताकि क्या है कि हम वायरल डिसीजेज का तुरंत से तुरंत टीका डेवलप कर सकें, उन पर रिसर्च कर सकें, उन पर स्टडी कर सकें। ठीक, तो इसके लिए ये है एनसीडीसी। ठीक, इनका क्या काम है, और इनका पहला काम ये है बीमारियों के प्रसार की जांच करना। क्यों फैल रही हैं, किस बैक्टीरिया किस वायरस के कारण फैल रही हैं। दूसरा काम क्या है, माइक्रोबियल जीवों के कारण होने वाली संचारी बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो एक से दूसरे जगह, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, की जांच और प्रसार को रोकना, ये दूसरा काम है इनका। इसी वजह से जगह जगह इनके सेंटर खोले जा रहे हैं। तीसरी बात, जो टीके हैं, किट हैं किसी बीमारी से संबंधित, उनके लिए क्या करना, मानक तैयार करना, और साथ में उनकी टेस्टिंग करना, ये काम भी इन्हीं का है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, जैविक उपचारों की, जैविक उपचार में ही ये सब आ रहे हैं, टीके और किट की गुणवत्ता निर्धारित करना, क्वालिटी और स्टैंडर्ड। ठीक, यह है एनसीडीसी के कार्य। तो एनसीडीसी ने क्या किया, 15 राज्यों में स्टडी की, ये इसका रेफरेंस है। 15 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें स्टडी की, सर्वे किया। तो सर्वे के कुछ डाटा जो है चौंकाने वाले हैं। ये आप अपने आंसर राइटिंग में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए डाटा का जिक्र कर सकते हैं। तो क्या सर्वे का डाटा था वो देख लेते हैं पहले। ठीक, पहली चीज ये देखा गया कि बिना किसी टेस्ट के एंटीबायोटिक दवा दी जा रही है। एंटीबायोटिक का मतलब जैव प्रतिरोधी मेडिसिन, मतलब दवाएं दी जा रही हैं बिना किसी टेस्ट के। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पीली वाली टैबलेट। ठीक, और ये जो है टोटल इलाज का 94% लोग यही इस्तेमाल करते हैं। 5-6% ही हैं जो टेस्ट के बाद दवा लेते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं कि उनको ये लक्षण है, हमें भी ये लक्षण है, दे दो ये दवा, बस। टेस्ट में कौन पैसा खर्च करे। ठीक, दूसरी बात, दवा दी जाती है 2 काम से। एक तो संक्रमण को रोकने के लिए, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, और दूसरा इलाज के लिए। कभी भी एंटीबायोटिक दवा संक्रमण के लिए नहीं दी जाती, हमेशा इलाज के लिए दी जाती है। लेकिन सर्वे में यह देखा गया कि 55% दवाएं किसके लिए यूज हुई, संक्रमण को रोकने के लिए, ताकि संक्रमण फैले ना।
इलाज के लिए नहीं, इलाज के लिए दूसरी दवा दे रहे हैं, लेकिन बाकी 45% इलाज के लिए दे रहे हैं, लेकिन 55% दवाएं किसके लिए इस्तेमाल हो गई? संक्रमण को रोकने के लिए। ये डेंजरस स्थिति है। ठीक, छोटी मोटी बात मत समझिए। थर्ड पॉइंट बहुत ही डरावना डाटा दे रहा है कि एंटीबायोटिक दवाओं का जो यूज है, दवाओं का उपयोग लगभग 72% वृद्धि हो गई। मतलब छोटे मोटे चीजों के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि एंटीबायोटिक क्या था? लास्ट ऑप्शन रहता है हमेशा जो है इलाज के लिए। लास्ट ऑप्शन इस वजह से भी रहता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजी गई, पेनिसिलिन, तो यही एक था जिसके कारण क्या हुआ? मानवता की रक्षा हो पाई, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी। तो अब अगर ये फेल हो रहा है तो ये मानवता के सामने संकट है कि हमारे पास ऐसी कोई आगे दवा नहीं है जो हमारी जीवन प्रत्याशा को क्या कर सके? बढ़ सके, बढ़ा सके। ठीक, तो एंटीबायोटिक के बाद अभी अंधेरे में हैं हम कि आगे क्या हो, कौन सी दवा जो है कारगर होगी, क्योंकि जिसके लिए इसको बनाया गया था ये उसी पर क्या हो रही है? फेल हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिना जो है एक बिना किसी टेस्ट के, मतलब एक अंधाधुंध यूज, ये सबसे बड़ा कारण है असर ना करने का। ठीक, एक चीज यहां पर और देख लीजिए इसी फोर्थ पॉइंट में। एक है WHO का अवेयर प्रोग्राम। अवेयर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, अवेयर प्रोग्राम इसे बोलते हैं। ठीक, अवेयर का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, ये है क्या? ए का मतलब होता है एक्सेस, WA का मतलब होता है वॉच, और RE का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। जब आप इधर से इधर जाएंगे, ये क्या है? दवाओं की, एंटीबायोटिक दवाओं की एक श्रेणी है, सीरीज। तो कुछ दवाएं ए कैटेगरी में रखी गई हैं, कुछ WA में रखी गई हैं वाच कैटेगरी में, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखी गई हैं। ठीक, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में 2% दवाएं हैं, वाच कैटेगरी में 55 से 57 ही लिखिए। ठीक, और एक्सेस कैटेगरी में 38%। ये देखा गया कि जो हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखा दवाओं का, उनमें से मैक्सिमम दवाएं किस कैटेगरी से ली रही हैं? वाच कैटेगरी से। तो जब आप ए से RE की तरफ बढ़ेंगे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेज ज़्यादा होते जाते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्टेड दवा का रेजिस्टेंस मिलना, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर वो यूज हो तो। ठीक, सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक्सेस की। लेकिन ये देखा गया स्टडी में कि जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पाया गया वो वाच कैटेगरी की दवाएं ज़्यादा यूज हो रही हैं। कितनी यूज हो रही हैं? 57%। जबकि होना क्या था? पहले हम एक्सेस कैटेगरी की यूज करते, अगर वो ना काम करती तब हम वाच कैटेगरी की दवाओं पर जाते, अगर वो भी ना काम करती तब हम कहाँ जाते? रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में। रिस्ट्रिक्टेड के बाद कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय डेथ के, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सारी दवाएं क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। और ये ऐसी दवाएं RE में रखी गई हैं रिस्ट्रिक्टेड में कि जिनको एक लास्ट ऑप्शन के रूप में एक जो
अच्छे मेडिसिन होते हैं, जो अच्छे चिकित्सक होते हैं रजिस्टर्ड, उन्हीं के द्वारा ये दवाएं लिखी जाती हैं, और उन्हीं का पर्चा देखकर मेडिकल स्टोर वाला देगा भी। अदरवाइज आप नॉर्मल लेने जाएंगे, मेडिकल स्टोर वाले मना कर देते हैं कि जब तक डॉक्टर का पर्चा नहीं आएगा हम नहीं देंगे, क्योंकि उनको बेचना अलाउ नहीं है। अभी आगे देखेंगे वो क्यों नहीं है, किसके तहत उनको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन ये देखा गया कि मैक्सिमम दवाएं किस कैटेगरी की यूज हो रही हैं, वाच कैटेगरी की। ठीक, इनके एक दो दवाओं के नाम लिख लीजिए एक्सेस कैटेगरी में, एग्जाम्पल के तौर पर एमिकासिन है, एमिकासिन। वाच कैटेगरी में लिपोफ्लॉक्सिन, और रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में कोलिस्टीन 4। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में। अवेयर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, एंटीबायोटिक के प्रोग्राम से, WHO का है ये प्रोग्राम, एंटीबायोटिक के यूज करने से। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, तो सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हमारी मीट इंडस्ट्री है, मुर्गा, चिकन वो करने के लिए क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका वेट क्या हो, बढ़े, और उसका ग्रोथ क्या हो, जल्दी हो। अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इंजेक्शन लगा करके 10 दिन में उनको एक मैच्योर मुर्गा बना देते हैं। तो एंटीबायोटिक का वहां पर क्या होता है, इस्तेमाल धड़ल्ले से। तो कुक्कुट पालन में एंटीबायोटिक का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल। अब ये बताइए कि अगर वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा हुआ मुर्गा का चिकन खाया जाएगा, मीट खाया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, मनुष्य के शरीर में जाएगा। और जब मनुष्य के शरीर में जाएगा तो वो एंटीबायोटिक पहले से ही मनुष्य के शरीर में क्या है। अब अगर जब उसको एंटीबायोटिक दवा दी जाएगी, तो जब वो पहले से ही शरीर उसको अडॉप्ट कर चुका है, तो वो दवा कभी भी फायदा करेगी, कभी नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक, अभी तो मैंने बताया, अब सोचिए जो जो है, जो उस मुर्गे को नहीं खा रहा है, शाकाहारी है जो, उस पर प्रतिरोध कहाँ से आ रहा है, तो उस पर प्रतिरोध दो ही कारणों से आ रहा है। पहला, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया मीट इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। हो सकता है उद्योग के द्वारा, हॉस्पिटल में जो अपशिष्ट निकाल रहे हैं, अगर उनका प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन और उनका निस्तारण ना किया जाए, तो वो कहाँ हो जाते हैं, मिट्टी में, जल में जाएंगे। और वही मिट्टी और जल क्या होता है, शाकाहारी भी वो यूज कर लेते हैं, तो शाकाहारी में इसके थ्रू पहुंच जाता है। उद्योगों के अपशिष्ट, हॉस्पिटल के अपशिष्ट, इनके द्वारा जल मिट्टी से शाकाहारी तक पहुंच जा रहा है। ठीक, तो दूसरा कारण क्या है, अस्पतालों, उद्योगों और शहरी बस्तियों से निकलने वाले अपशिष्ट से, मिट्टी और जल द्वारा। तीसरी बात क्या है, तीसरा कारण क्या हो सकता है, उपचार हेतु नीति निर्देशों की अनिश्चितता। इसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा
देखिए, आपने सुना होगा वायरल डिसीजेस, खास करके बारिश के मौसम में या जब भी एक ऋतु से दूसरा ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय अधिकतर वायरल डिसीजेज होती हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर बताते हैं कि जीभ वगैरह देखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वायरल है, वायरल फीवर है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक दवा नहीं दी जाती है, कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, 2-3 दवाएं एक साथ दी जाती हैं आपको। तो ऐसी दवाओं को बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। ठीक, क्या बोलते हैं? एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। ठीक, एक तो ये हुआ फिक्स्ड डोज देने का कि अलग अलग दवाएं दे करके दिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अलग अलग दवाओं के फीचर को मिला करके एक दवा बना देते हैं, वो फैक्ट्री में ही हो जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना तभी। तो डॉक्टर के लेवल पर नहीं होता, वो पहले से ही कर देते हैं कि ये 3 दवाओं का मिला करके एक दवा बना दी है। तो इससे क्या होता है, जो पहले 3 टैबलेट खानी थी वो 1 टैबलेट खानी पड़ी। अब हुआ क्या कि जब भी आप वायरल डिसीज के कारण जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या होता है कि एक कोर्स होता है, वो कहते हैं कि 3 दिन की दवा हम दे रहे हैं। अब पहली खुराक आदमी ने खाया, पहली से उसको फायदा हुआ। अब जो हेजिटेंसी है कि दवा हमें नहीं खाना है अब आगे, तो उसको पहली खुराक पर ही क्या हो गया, असर पड़ गया, तो उसने छोड़ दिया। अब उसने छोड़ दिया तो उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। अब जब कोर्स नहीं कंप्लीट किया, तो अगली बार जब वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, तो सबसे पहले तो डॉक्टर उसको, अगर उस झोला छाप डॉक्टर है तो पहले तो अच्छे से डांटेगा, अगर सही डॉक्टर है तो। झोला छाप नहीं, सही डॉक्टर तो, और झोला छाप है वो तो और प्रभावित करेगा कि बढ़िया किए, अब फिर नई दवा ले जाओ, उससे ज़्यादा क्यों, अब वो दवा तो फ़ायदा करेगी नहीं क्योंकि उसका बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो उससे हायर डोज की वो दवा लिखेंगे, पहली बात। तो जब आपने दवा का कोर्स नहीं कंप्लीट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बॉडी में अपने आप रेजिस्टेंस उस दवा का डेवलप कर रखा है। तो एक तो मानव की गलती से हुआ, दूसरी बात क्या हुआ कि इन दवाओं के लिए, इन बीमारियों के लिए कोई नीति निर्देश नहीं है कि अगर आपको निमोनिया हो जाए तो 5 दिन की दवा देना है, अगर कुछ दूसरी बीमारी हो जाए तो 10 दिन की, वायरल डिसीज हो जाए तो 7 दिन की, ऐसा कुछ नियम निर्देश है ही नहीं। तो हर डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रायल के लिए पहले 3 दिन की देंगे, फिर 5 दिन की, फिर 7 दिन की, ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो जब नीति निर्देश नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी डिस्क्रिशन पावर है, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, निमोनिया के लिए यही नहीं पता कि कितने दिन की दवा देनी है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य क्षेत्र में बिना किसी टेस्ट के एंटीबायोटिक का यूज। ये ध्यान रखिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एंटीबायोटिक डेवलप हुई थी, तो एंटीबायोटिक मानव के जीवन के लिए एक वरदान साबित हुई। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में इतने सैनिक मरे कि जो है एंटीबायोटिक एक चमत्कार के रूप में आया। अब अगर ये फेल हुआ, तो पूरे मानवता के लिए संकट का काम है। अगर ये फेल हो गया तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ह्यूमैनिटीज को बचा सकें। ठीक, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट होने के ये सब कारण आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एएमआर के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? पहला प्रभाव, स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव। स्वास्थ्य सेवा पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? मृत्यु दर बढ़ जाएगी, रोगों का प्रसार बढ़ जाएगा, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी।
दूसरी बात, स्वास्थ्य लागत ये भी बढ़ जाएगी। लोगों के जो एक्स्ट्रा खर्च होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, गरीबी को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, एक स्वस्थ जनसंख्या ही इकोनॉमी की वृद्धि में सहायक हो सकती है। अगर जनसंख्या स्वस्थ नहीं रहेगी तो किस बात की जीडीपी, किस बात की जीएनपी। ठीक। तीसरी बात, उपचार के लिए विकल्प नहीं है या सीमित हैं या उनकी कमी है। ठीक। ये सब क्या है, इसके निहितार्थ हैं। जो जल मिट्टी प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो तो अलग ही है। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, नेशनल लेवल पर हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टीबी, ये सब जो है डेवलप ना हो। तो क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहली बात, एएमआर की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 12th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ, मतलब 2012 से लेकर के 2017 तक। किसके द्वारा डेवलप हुआ ये, एनसीडीसी के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें वही चीजें कि ट्रेस करना चीजों को, कोर्स पूरा हुआ कि नहीं, हॉस्पिटल से डाटा पूरा लेना, ठीक है, कितने रोगी आए, किस चीज के आए, फिर उनका सोशल ऑडिट करना, घर घर जाना, ये सब चीजें डाटा कलेक्ट करना, ये सब देखा गया। ठीक। दूसरी बात, एएमआर के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान, ये 2017 में आया। ठीक। तीसरी बात, ऐसी एफडीसी का मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जो एएमआर को बढ़ावा देती हैं या हानिकारक हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। ठीक। नेक्स्ट, एक है रेड लाइन जागरूकता अभियान। रेड लाइन क्या है, एक सूची है जिस पर कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं का नाम लिखा गया है। तो ऐसी दवाओं को यूज करने से मनाही की गई है और उनको अवेयर प्रोग्राम के तहत रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रखा गया है। उनको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज करना है, वो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मेडिसिन, जो चिकित्सक है उसके द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ठीक। तो रेड लाइन जागरूकता अभियान। ठीक। दूसरी बात, एक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम है, एक्ट है 1945।
इसमें एक शेड्यूल है, अनुसूची है H1। इसमें एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखे गए हैं। इसको भी उन्हीं के द्वारा लिखा जाएगा जो पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी लोग हैं, उन्हीं के द्वारा। ठीक, तो इसका पालन जो है सख्ती से किया जाए। अभी हमने ये नियम बना दिया, ये शेड्यूल बना दिया, लेकिन धड़ल्ले से चीजें चल रही हैं। हमने अपना काम किया लेकिन इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक, तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे हम क्या करें, तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज कर देंगे कि इसका हम इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से करें। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बना दिया हमने। इससे क्या होता है कि बीमारियों को ट्रेस करने में आसानी होती है, और उस ट्रेसिंग के दौरान ही एंटीबायोटिक यूज किस रूप में कैसे हो रहा है उसको भी ट्रेस करने में हमें आसानी हो रही। ठीक, तो ये सारी चीजें हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे द्वारा किया गया, भारत सरकार के द्वारा। वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पर, तो वैश्विक स्तर पर प्रयास, वैश्विक स्तर पर दो प्रयास आप याद रखिएगा। एक का नाम है ग्लास। ग्लास का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम। वैश्विक रोगाणु प्रतिरोधी सर्विलांस सिस्टम और उसका प्रयोग पर जो सर्विलांस सिस्टम है, यह है ग्लास। ये कब आई थी, 2015 में, WHO की पहल है। ठीक, दूसरा एक कार्यक्रम है जिसको याद रखिएगा, वाव। वाव का क्या मतलब है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब अगर पूछा जाए कि आगे हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं बता देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना है, खास करके मीट इंडस्ट्री में। ठीक, जागरूकता बढ़ाई जाए, तो एंटीबायोटिक का अंधाधुंध यूज, अंधाधुंध उपयोग, ये बंद किया जाए। अगर मुर्गी पालन में वेट बढ़ाने के लिए, मांस बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश की जाए। ठीक, तीसरी बात, जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाई जाए। टेस्ट करके ही एंटीबायोटिक दवाएं ली जाएं, बिना टेस्ट के नहीं। और
पंजीकृत जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह पर, अपने आप से नहीं। ठीक। नेक्स्ट, ये जो हमारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम है, प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945, इसका क्या किया जाए? सख्ती से पालन। अगर कोई वायरल डिसीजेज हुई हैं या क्रोनिक डिसीजेज हैं तो उनका क्या है? पूरा कोर्स पूरा करना, बीच में दवा खाना बंद नहीं करना है। ठीक, अदरवाइज क्या है, हो जाएगा, उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बॉडी में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, हमेशा न्यूज में बना रहेगा। तो चीज़ें जो है एक जगह, एक ही जगह पर आपको मिल जाएं तो तैयारी करने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।